चलिए देखिए, लास्ट हमने कंप्लीट किया था अलाउद्दीन खिलजी पे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले जो अभियान करता है, कौन सा अभियान करता है? गुजरात का अभियान करता है। और गुजरात के अभियान में उसको मिलती है कमला देवी, है ना, जिसके साथ वो उसको मल्लिकाए जहां की उपाधि देता है, उसके साथ वो विवाह करता है, ठीक है। उससे इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है क्या? खिज्र खां। जो अलाउद्दीन खिलजी का कैसा पुत्र रहता है? बड़ा पुत्र रहता है। और खिज्र खां को जब चित्तौड़ अभियान करता है तो चित्तौड़ जीतने के बाद खिज्र खां को दे देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन खिज्र खां एक भोग विलासी वाला पुत्र रहता है और वो उतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं रहता है अपने शासन को लेके। ये चीज कौन समझ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। जो मल्लिकाए जहां जो उसकी पत्नी रहती है, वो अपने भाई के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ही क्या करती रहती है? रणनीति की साजिश करती रहती है। इस दौरान वो मलिक काफूर से मिलता है। मलिक काफूर से कौन से अभियान में मिलता है? अगेन गुजरात के अभियान में मिलता है। तो गुजरात के अभियान में जब मलिक काफूर को ये पाता है कि सबसे विश्वसनीय आदमी है, और उसको दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए क्या चुनता है। और दक्षिण भारत के जितने भी अभियान होते हैं उसमें सबसे बड़ा मेन रोल किसका रहता है? मलिक काफूर का रहता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु कैसे होती है? यकृत रोग होने की, पेट के रोग के होने की वजह से उसकी मृत्यु होती है। तो मलिक काफूर राजा बनना चाहता है। मलिक काफूर राजा बनने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। लेकिन मलिक काफूर को ही 1315 के आसपास उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा बेटा रहता है उसको क्या बनाया जाता है? उसको राजा बनाया जाता है। अब इस अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा बेटा रहता है, इसका नाम रहता है मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी का कहानी ये है कि कुछ दिनों बाद मुबारक शाह खिलजी की भी हत्या कर दी जाती है। वो उसकी हत्या 5 साल शासन करता है मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। उसके बाद खुसरो शाह, क्या बोला हूं, ध्यान से सुनिएगा, खुसरो शाह के द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी जाती है। ये खुसरो शाह कौन है? तो खुसरो शाह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रारंभ में हिंदू व्यक्ति रहता है, और हिंदू व्यक्ति रहने के बाद ये बाद में क्या करता है? इस्लाम धर्म को कबूलता है, यानी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है। ये इस्लामी आदमी किसको खत्म कर देता है? मुबारक शाह खिलजी को, और खुद राजा बन जाता है। अंत में पंजाब का सूबेदार, मैंने बताया था गाजी मलिक, बताया था पंजाब का सूबेदार गाजी मलिक किसकी हत्या कर देता है? खुसरो की हत्या कर देता है। सम्राट बनने के पहले ही उसकी हत्या कर देता है। और फिर गाजी मलिक जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम गाजी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जिसका नाम रहता है, वो फिर किसकी स्थापना करता है? तुगलक वंश की स्थापना करता है। ये स्टोरी हम कल की क्लास में देखे थे, वापस से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम आज से क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश। लेकिन उसके पहले बच्चों, मुबारक शाह खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा बेटा है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की क्या खासियत थी बच्चों? तो एक शब्द होता है उलेमा, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द होता है उलेमा। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में एक शब्द होता है पोप मतलब धर्मगुरु, उसी तरह के इस्लाम में एक शब्द होता है धर्मगुरु के लिए खलीफा, और खलीफा के जैसे ही एक जो छोटे छोटे धर्मगुरु होते हैं उनको बोलते हैं उलेमा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा उलेमाओं का विरोध किया और कभी भी उलेमा के अनुसार काम नहीं किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने, पहली बात। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने कभी खलीफा के अनुसार काम नहीं किया। वो तो खुद ही क्या करना चाहता था? एक नया धर्म बना के सल्तनत स्थापित करके नया धर्म का प्रवर्तक बनना चाहता था। वो खुद पैगंबर बनना चाहता था। ये किसकी बात है? अलाउद्दीन खिलजी की। उसने शरीयत, एक कानून होता है जिस कानून के तहत इस्लाम धर्म के राजा शासन करते थे, तो उसने शरीयत के कानून को नहीं माना था। परंतु बच्चों, जब इसका जो छोटा बेटा रहता है ये उससे और आगे निकलता है, और वो क्या करता है? वो खलीफा, कम से कम अलाउद्दीन खिलजी खलीफा के प्रतिनिधित्व को बाद में स्वीकार करने लगता है। लेकिन जो मुबारक शाह रहता है वो खलीफा के प्रतिनिधित्व को इनकार कर देता है और बोलता है मैं खलीफा के अनुसार काम नहीं करूंगा, ठीक है। और खुद ही को, मतलब जो सिक्के रहते हैं ना, मुद्राएं रहती हैं, उसमें मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा और खलीफा का नाम पूरी तरीके से हटा देता है। इसका खुतबा और खलीफा का नाम हटा देता है। आप स्टोरी के तौर पर इतना याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन
जब जीएस में प्रश्न बनते हैं तो बन सकते हैं, इस कंडीशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा बेटा, उसका नाम क्या, मुबारक शाह खिलजी, उसने खलीफा और खुतबा ये दो शब्दों को जो सिक्के पे अंकित होते थे उनको हटा दिया सिक्के से, ठीक है। और इसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह बनता है, उस खुसरो शाह की हत्या गाजी तुगलक के द्वारा कर दी जाती है और इस तरीके से तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है बच्चों वो 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है। तुगलक वंश की सबसे बड़ी खासियत है बच्चों, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं इसमें सबसे बड़ा वंश जो है वो तुगलक वंश है। कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। लगभग 94 वर्ष, है ना। ये क्या है बच्चों? सबसे बड़ा वंश है। तुगलक वंश क्या है? सबसे बड़ा वंश। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश के जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है उसका नाम गाजी तुगलक नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। स्थापना किसने की? स्थापना की है गाजी तुगलक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। ठीक है, गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। बच्चों जैसे ये दिल्ली में स्थापित होता है तो सबसे पहले, क्योंकि देखो इसके पहले दो बड़े राजा मिले रहते हैं ना। सबसे बड़ा राजा तो अलाउद्दीन खिलजी रहता है और उसके पहले बड़ा राजा कौन रहता है? बलबन रहता है। और उसके पहले कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है। तो गयासुद्दीन तुगलक पर प्रभाव किसका रहता है? अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है? सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। मतलब ये भी क्या करता है? विजय अभियान स्थापित करेगा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहला प्रश्न जो ये पूछता है कि इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम बच्चों जो मैं बार बार लिख रहा था, उपनाम क्या है? गाजी मलिक। क्या नाम है इसका? गाजी मलिक। आपको सबका नाम याद रखना है। जैसे बलबन का नाम क्या था? उलूग खां, पता? उलूग खां नाम था। और इसी तरीके से बलबन के अलावा अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम था? अली गुरसास। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे नाम याद रखना पूछता है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको उसका उपनाम बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जब ये दिल्ली सल्तनत पे, मतलब दिल्ली सल्तनत पर राजा बनता है तो राजा बनने के बाद एक चीज की उपाधि धारण करता है जिसे गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजी। अब ये बार बार मैं गाजी बोल रहा हूं तो गाजी का मतलब क्या होता है बच्चों? गाजी का मतलब होता है काफिरों का हत्यारा। और काफिर मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा व्यक्ति जिसने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया। काफिरों का हत्यारा, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया है, इस्लाम धर्म ना स्वीकारने वाला। गाजी का मतलब क्या होता है बच्चों? इस्लाम धर्म ना स्वीकारने वाला या काफिरों का हत्यारा। ठीक है बच्चों, गाजी मलिक के टाइम में मंगोल जिस तरीके से आक्रमण कर रहे थे, मंगोलों के आक्रमण का क्रम आपको पता है ना। सबसे पहले मंगोल आक्रमण किए बच्चों 1221 में, फिर मंगोल आक्रमण किए 1241 में, फिर कब किए मंगोल आक्रमण? बताइए। 1200, अरे मैं लिखाया हूं, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। 1292 है। 1292 के बाद अगली बार कब आक्रमण होगा? अगली बार आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1200 कहां से चालू होता है? 95 के बाद से चालू होता है। तो 1296 से लेके 1301 के बीच लगातार चलते रहेंगे वो मंगोलों का आक्रमण। इस दौरान 6 बार आक्रमण होगा। कितने बार आक्रमण होगा? 6 बार आक्रमण होगा बच्चों। ठीक है बच्चों,
इसके बाद जब इसका टाइम पीरियड चालू होगा 1320 के बाद, 1320 के बाद 1321 से लेके 1321 के बाद समझ लो, यहां पे 29 बार मंगोलों का आक्रमण होगा, 29 बार मंगोल आक्रमण होगा। अच्छा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक नया शब्द आया था ना, जिस शब्द को क्या बोलते हैं? नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान शब्द आता है ना, नवीन मुसलमान आता है। ये नवीन मुसलमान कैसे आता है समझिएगा। देखिए, जो चंगेज खां होता है ना, चंगेज खां का जो पोता होता है, वो पोता इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुस्लिम लड़की के साथ विवाह कर लेता है। तो जो 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 मंगोल रहते हैं वो प्रारंभ में जनजातीय समुदाय रहते हैं, बाद में किस में बदल जाते हैं? मुस्लिम समुदाय में बदल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? नवीन मुसलमान। और यही नवीन मुसलमान फिर क्या करना चाहते हैं? दिल्ली सल्तनत पर राज करना चाहते हैं। और दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए इनका किससे लगातार तनाव चलता है? तो इसका तनाव चलता है अलाउद्दीन खिलजी से, बताया था ना, ठीक है। 1221 में किसके टाइम पीरियड में? इल्तुतमिश के टाइम में। इसमें बहराम शाह के टाइम में। इसमें बच्चों फिरोज खिलजी के टाइम में। ये अलाउद्दीन खिलजी। और ये कब है बच्चों? तो गाजी मलिक के टाइम में, ठीक है। मंगोल, अरे मंगोल अटैक कर रहे हैं, मंगोल जीत नहीं पा रहे हैं। मंगोल के जीतने के पीछे का रीजन भारत की स्थलाकृति थी, और मंगोल भी तो कमजोर होते गए थे। मंगोल सबसे ज्यादा ताकतवर थे चंगेज खां के टाइम में। देखिएगा बच्चों, ठीक है। हम गाजी मलिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाजी मलिक में इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने वाला की उपाधि क्या होती है? गाजी कहलाती है। अब बच्चों ये क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा। क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा। तो साम्राज्य विस्तार की नीति में ये 4 जगह की तरफ अटैक करेगा। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले वो अटैक करेगा तेलंगाना में। कहां अटैक करेगा? तेलंगाना में। फिर उसके बाद अटैक करेगा जाजनगर में। एक है बच्चों तेलंगाना, एक है जाजनगर, एक है बंगाल और एक है मिथिला। ये 4 जगह अटैक करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मुगल शासक है, इस मुगल शासक का इन क्षेत्र पे तो कब्जा अपने आप होगा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी नीचे की तरफ मूव कर रहा था, दक्षिण भारत की तरफ। तो उसको क्या हुआ? तेलंगाना, जाजनगर, बंगाल और मिथिला। ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? ये है बच्चों मिथिला क्षेत्र। दूसरा बंगाल क्षेत्र, तीसरा तेलंगाना और जाजनगर। ये 4 क्षेत्र की तरफ अटैक करेगा कौन? गाजी मलिक। दक्षिण की तरफ एक्सपेंशन करना चाहता ना, दक्षिण तरफ, और पूर्व की तरफ में बंगाल को पूरी तरीके से नहीं जीत पाया। तो इस बार क्या होगा? बंगाल को जीतेंगे और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 अभियान पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे हम चारों अभियान के बारे में लिख रहे हैं। पहला अभियान, अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि चारों अभियान में एक व्यक्ति जाएगा जिसका नाम है जूना खां। क्या नाम है? जूना खां। चारों अभियान में कौन जाएगा? एक स्पेशल व्यक्ति जाएगा जिसका नाम है जूना खां। मतलब अलग अलग मैं बताऊंगा, एक जगह बस जूना खां नहीं जाएगा, जूना खां जाएगा। जूना खां कौन है बच्चों? ये जूना खां इसका पुत्र है। और ये पुत्र ही कौन है? ये है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको समझते हैं बच्चों। मैंने अभियान बता रहा था आपको। तो पहला जो अभियान होता है वो तेलंगाना अभियान होता है। दूसरा जो अभियान होता है वो होता है जाजनगर। तीसरा जो अभियान होता है वो होता है बंगाल। और चौथा जो अभियान होता है वो होता है मिथिला। चारों जगह अलग अलग राजा बैठे रहते हैं बच्चों, ठीक है।
देखो आपको पता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रताप रुद्रदेव, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था उस पर, तो मलिक काफूर और प्रताप रुद्रदेव के बीच क्या हो गई, एक संधि हो गई। उसने सोने की मूर्ति बना के, सोने की जंजीर चढ़ा के किसको भेंट के स्वरूप दिया था, मलिक काफूर को दिया था, कल बताया था। तो मलिक काफूर क्या करता है, उसकी संधि को स्वीकार कर लेता है और मलिक काफूर को ही क्या देता है, कोहिनूर हीरा देता है। तो तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना का अभियान पढ़े थे ना कल भी, तो उसी तेलंगाना के अभियान को अब उसको आगे ले जाएगा गाजी मलिक, और इस बार क्या करेगा, प्रताप रुद्रदेव को हराएगा, और उसको हराने का काम कौन करेगा, जूना खां करेगा। तो यहाँ पे जो राजा रहता है बच्चों, अब राजा का नाम लिखा हो समझते चलेगा, यहाँ कौन रहता है, राजा प्रताप रुद्रदेव, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी रहता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। जाजनगर की बात करेंगे बच्चों, तो जाजनगर में भानुदेव रहता है। कौन रहता है बच्चों, भानुदेव। अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में कोई विशेष तौर पे घोषित राजा नहीं रहता है। बंगाल में अमीर वर्ग के आदमी शासन करते रहते हैं। और जो अगर मिथिला की बात करोगे बच्चों, तो मिथिला में हरि सिंह देव रहते हैं। कौन रहते हैं, हरि सिंह देव। अच्छा, मैं राजाओं का नाम इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों, क्या पता सही जोड़ी में पूछ दे तो गड़बड़ हो जाए। तो ये तेलंगाना में कौन, प्रताप रुद्रदेव, जाजनगर में कौन, भानुदेव, बंगाल में कौन, अमीर वर्ग मिल के शासन करते हैं, और मिथिला में कौन, हरि सिंह देव। अब बच्चों क्या होगा, ये जो तीन है, इसमें जूना खां जाएगा, इसमें भी जूना खां जाएगा, इसमें खुद गाजी मलिक जाएंगे, और इसमें कौन जाएगा, गाजी मलिक जाएगा। और इसमें वापसी के दौरान क्या होगा बच्चों देखो, जैसे बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाएगा तो राजा वापस आते रहता है, तो रास्ते में क्या पड़ता है, रास्ते में पड़ेगा बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, मिथिला क्षेत्र पड़ेगा। तो मिथिला क्षेत्र में क्या होगा, गाजी मलिक जाए वापसी समय इस क्षेत्र को जीत के किसमें मिला लेगा, दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं, ये 4 अभियान है, ये 4 अभियान है। जूना खां क्या है बच्चों, पुत्र है। क्लियर हुआ इतना। अब बच्चों 2-3 बातें और, देखिए बच्चों, इसमें गाजी मलिक की हम आर्थिक नीति को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसको लेकर बात कर लेते हैं, आर्थिक नीति को लेकर बात कर लेते हैं। तो आर्थिक नीति को समझिएगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं अमीर वर्ग के समुदाय को पूरी तरीके से तोड़ा था, क्योंकि उसे डर था कि ये अमीर वर्ग राजा के खिलाफ ही षड्यंत्र रच सकते हैं, और उसके साथ ऐसा हो भी रहा था। अलग अलग सूबेदार लगातार उससे क्या करना चाहते, लड़ना चाहते थे। तो कौन ऐसा करना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था बच्चों, जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग थे या उनको सबको दबाया था पहले, और जितने ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि ज्यादा थी, है ना, भूमि ज्यादा थी, उनकी भूमि का ब्यौरा भी मांगा था। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि तो ज्यादा है और उसका ब्यौरा नहीं है अगर उनके पास, तो उनकी भूमि जब्त कर ली थी। इसका सबका उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति राजा से ज्यादा ताकतवर ना रहे। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक की बारी आती है तो यह इस मामले में थोड़ा उदार राजा रहता है और अलाउद्दीन खिलजी से अलग तरीके का चीज करता है। बच्चों अभी आपको एक चीज और याद दिला रहा हूं, या मतलब वो अंडरस्टूड चीज थी इसलिए बताया नहीं, लेकिन आप स्पेसिफिक कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो जमींदार समुदाय था,
जिसे जिसे मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकद्दम और खुद, दो शब्द है बच्चों। मुकद्दम कहा जाता था और खुद कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुकद्दम और खुद से जो भूमि मिली हुई थी, जमींदारों को जो भूमि मिली हुई थी, वो पूरी भूमि छीन ली गई थी। अमीर वर्ग से पूरी भूमि छीन ली गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने शासन को उदार करने के लिए जिनसे जो भूमि छीनी गई थी वो भूमि वापस कर दी। मुकद्दम और खुद जो पहले भूमि पे ज्यादा क्या रखते थे, ज्यादा पावर रखते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने उनका पावर कम कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने वापस उनका पावर बढ़ा दिया। ठीक है, पहले 4/5 और 1/5 का हिसाब था। अगर कोई युद्ध होता था तो 1/5 हिस्सा कहां जाता था? सैनिक के पास, और 4/5 हिस्सा कहां जाता था? अच्छा बच्चों, एक बार कर की बात करते हैं। एक कर होता है चरी, यानी पशु चारण पे लगने वाला कर। एक कर होता है घरी, दुधारू पशु की बात कर रहे हैं। एक कर होता है घरी, मतलब मकान पर लगने वाला कर। एक कर होता है कौन सा? जजिया। जजिया कर किस पे लगता है बच्चों? याद रखिएगा, जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगता है। किस पे लगता है? और एक और कर होता है, जजिया के साथ जकात बोलते हैं। तो जकात कर जो होता है बच्चों, मुस्लिमों पर लगता है। पूछता है, सही जोड़ी बना के पूछता है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, कि मैंने आपको एक कर क्या बताया? चरी। दूसरा कर क्या बताया? घरी। तीसरा कर बताया क्या? जजिया। चौथा बताया जकात। पांचवा कर जो होता है बच्चों, वो खम्स होता है। क्या होता है? खम्स। खम्स वही युद्ध में अगर कोई जीतता है तो युद्ध में जीतने के बाद 1/5 हिस्सा कौन रखता है? सैनिक रखता है। और बाकी हिस्सा कौन रखता है बच्चों? बाकी हिस्सा राजा के पास जाता है। ठीक है, ये मैंने टैक्स कर के चीज बता दी। तो इसने क्या किया बच्चों? इसने अगर कोई किसान ठीक ठाक उत्पादन करता है तो उसको उसकी उपज का 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा राज्य को देना होगा, या 1/12वां हिस्सा राज्य को देना होगा। मतलब उसने टैक्स को क्या किया बच्चों? कम किया। टैक्स को क्या किया? कम किया। ये हो गया पहली बात। दूसरी चीज बच्चों, इसने जो मैंने आपको बताया, इसने मुकद्दम और खुद और अमीर, इन तीनों को क्या की? अमीरों को भूमि वापस की। क्या की? भूमि वापस की। भूमि क्या की? वापस की। याद रहेगा? ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीज, इसने कई सारे निर्माण कार्य किए हैं, तो उस निर्माण कार्य को समझते हैं। बच्चों गाजी मलिक के निर्माण कार्य में ही हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो कैसा राजा हो गया बच्चों? उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? तो पहला चीज है कि उदारवादी शासक था। ठीक है, दूसरी चीज ये है बच्चों, सबसे पहले ये इस लाइन को एकदम अच्छे से, ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा है जिसने सबसे पहले यातायात एवं डाक व्यवस्था की शुरुआत की। तो बच्चों यातायात एवं डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, क्या किया इसने? यातायात और डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है यातायात एवं डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन है? तो कौन है? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। बच्चों एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम आर्थिक नीति पढ़ रहे हैं, देखो इसी को मैं पढ़ा रहा हूं ना, आर्थिक नीति को ही पढ़ा रहा हूं आगे बढ़ा के। तो आर्थिक नीति में इसने कृषि के लिए नहर सिंचाई की शुरुआत की। इसको की शुरुआत करेगा बच्चों ये, और इसको आगे बढ़ाएगा फिरोज शाह तुगलक। बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाएगा, बड़े बड़े शहर बनाएगा। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत किसने की? किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। ठीक है,
बच्चों मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि घोड़ों में दाग लगाता था और सैनिकों को एक बैच नंबर देता था ताकि ये युद्ध में गए हैं या नहीं गए हैं इसका चीज पता चले। और घोड़े के लिए स्पेशल एक विभाग बना रखा था। तो उसी प्रणाली को बच्चों, इसको दहशाला प्रणाली बोलते हैं, मतलब दाग और हुलिया दो चीज को लेके। तो दाग प्लस हुलिया प्रणाली को और मजबूत करता बच्चों, मजबूत किया। दाग और हुलिया प्रणाली को इसने क्या किया? मजबूत किया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के अलावा इसने दाग एवं हुलिया प्रणाली को इसने क्या किया? मजबूत किया। ठीक है, एक और पॉइंट है बच्चों, इसने, मैंने आपको बताया था कि शरीयत के कानून का विरोध किया है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने शरीयत के कानून के अनुसार शासन किया। बच्चों ऐसे मैं आपको लास्ट में हालांकि बताऊंगा, ये शरीयत के कानून के अनुसार शासन किया किसने किया? गाजी मलिक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, बलबन ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करेगा और फिरोज शाह तुगलक करेगा। तो ना करने वाले जो है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी है। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों बड़े राजा हैं। दोनों दिल्ली सल्तनत के बड़े राजा हैं और दोनों वास्तव में दूरगामी राजा थे। इस्लाम धर्म के आधार पर शासन नहीं करना बाद में पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के हिसाब से सबसे सही माना गया है। जब भी किसी भी देश में धर्म के आधार पर शासन किया जाता है तो उस देश की तरक्की नहीं होती है। एक समय के बाद वो देश ग्रोथ नहीं करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है इकोनॉमी का। तो शरीयत के कानून के अनुसार किसने शासन किया? गाजी मलिक ने किया। ठीक है बच्चों, तुगलकाबाद का आपने नाम सुना होगा। तो तुगलकाबाद शहर बसाया, तुगलकाबाद शहर बताया और तुगलकाबाद किले का निर्माण किया। अच्छा, इस पे एक स्टोरी है बच्चों, आप स्टोरी थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत देर से रटने वाला हो गया। तुमने वो वाला गाना सुना रॉकस्टार का, कुम्फाई कुम्फा? अरे सुना है, रॉकस्टार मूवी में एक गाना है ना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे बैठ के गाते हैं, है ना। वो मैं गया हूँ उस निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में और उसी आदमी के साथ बैठ के कवाली गाया हूँ। जो आदमी गाया है रॉकस्टार सॉन्ग, बैठा रहता, बहुत मोटा सा आदमी है, 3-4 लोग रहते हैं, वो हारमोनियम लेके डेली रात को शाम को बैठते हैं। 1 जनवरी 2018 की बात, 2019 या 19 की बात गया था। तो उसी चीज को लेके ऐसे करके स्टोरी को बता रहा हूं आपको, निजामुद्दीन औलिया। तो गाजी मलिक और निजामुद्दीन औलिया के बीच अभी एक विवाद चलेगा। तो उसका नाम क्या बता रहे हैं जिस व्यक्ति की बात करें? निजामुद्दीन औलिया। जब मैं अभी आपको वो बताऊंगा ना बच्चों, सूफीवाद बताऊंगा। सूफीवाद देखो, 2 तरीके का चीज चलेगा। एक भक्ति आंदोलन चलेगा, भक्ति आंदोलन में ज्ञान धारा और प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, है ना। और एक जैसे देखो, हिंदुओं के लिए कौन सा आंदोलन चलेगा? भक्ति आंदोलन। और इस्लामिक नेशन के लिए या इस्लामिक रिलीजन के लिए क्या चीज चलेगा? सूफीवाद। तो एक तरफ हम पढ़ेंगे सूफी और एक तरफ पढ़ेंगे भक्ति। ये सूफीवाद को कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से ये लेके आएंगे और उसमें क्या क्या रहा। तो जो गाना लिखा गया है ना कुम्फा कुम्फा, वो सूफीवाद को ही बताता है। और सूफी का मतलब ही होता है एकदम अलग चीज, बताएंगे जब उसको बताएंगे। तो निजामुद्दीन औलिया गाजी मलिक के बीच के विवाद की बात कहानी है ये। देखिए, आपने एक डायलॉग सुना है कि अभी दिल्ली दूर है, ऐसा सुना ना कि अभी दिल्ली दूर है। तो उसके लिए हनुज दिल्ली दूरस्थ, ये एक शब्द कहता है, ये निजामुद्दीन औलिया कहता है। किसके लिए कहता है? गाजी मलिक के लिए कहता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, स्टोरी सुनते हैं। होता यह है, ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे का नाम क्या रहता है? मुबारक शाह। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ऐसा हो गया है, मुबारक शाह। और मुबारक शाह की छुट्टी कर देता है कौन? खुसरो शाह। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों,
खुसरो शाह मुबारक शाह की ऐसी छुट्टी नहीं करता है। खुसरो शाह और निजामुद्दीन औलिया में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। किसमें? खुसरो शाह और निजामुद्दीन औलिया। खुसरो शाह एक हिंदू व्यक्ति रहता है जो कि धर्म परिवर्तित करता है और इस्लाम धर्म कबूल करता है। निजामुद्दीन औलिया, जब खुसरो शाह राजा बनता है तो उसको राजा बनने नहीं दिया जाता है, उससे पहले गाजी मलिक निपटा देता है उसको। तो खुसरो शाह क्या करता है, जब राजा बनने के लिए यानी राज्याभिषेक होता है तो 5 लाख टंका किसको देता है? निजामुद्दीन औलिया को दिया रहता है कि जब उसका राज्याभिषेक होगा तो वो निजामुद्दीन औलिया उस 5 लाख टंके का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और जनता में मतलब उत्सव मनाया जाएगा, उतना खर्च होगा, है ना? कितना? 5 लाख टके का। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब वो खुसरो नहीं बनता तो कौन बनता है? गाजी मलिक। अब पिक्चर में आता है गाजी मलिक, तो गाजी मलिक बोलता है कि ठीक है अब राजा तो मैं बनने वाला हूं, तो ये जो पैसा आपके पास गया है ये पैसा मेरे पास आना चाहिए और इस पैसे से हम क्या करेंगे? राज्याभिषेक करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन बोलता है? गाजी मलिक बोलता है। ठीक है, लेकिन बच्चों गड़बड़ी ये होती है कि ये निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि इसे मैंने गरीबों में बांट दिया। तब गाजी मलिक धमकी देता है कि आपने गरीबों में बांट दिया, ठीक है, दिल्ली में आप बचेंगे नहीं। ऐसा किसको धमकी देता है? निजामुद्दीन औलिया को। और किस्मत से ये जो घटना है बच्चों, ये धमकी देता है, ये घटना जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 2 कोइंसिडेंट होंगे। ये सब घटना है 1300, देखिए यहां देखिए 1320 की कहानी चल रही है। 1320 के बाद ये जो घटना चल रही है ये 1321 से इन दोनों के बीच वाद विवाद चला है। ये कहानी जो बात चल रही है ये 1325 के आसपास की बात है। ध्यान से सुनिएगा, 1325 के आसपास के। और गाजी मलिक किसको बोलता है? निजामुद्दीन औलिया को, कि आपको पैसा दीजिए और ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, मनाएंगे। ये बहुत पहले 21 में ही बोल दिया था, लेकिन उन दोनों के बीच विवाद चलते रहता है और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली नहीं जाते। दिल्ली के पास बच्चों एक जगह है तिरहुल। तिरहुल एक जगह है, दिल्ली के पास जगह है जहां पे निजामुद्दीन औलिया रहते हैं। वहां एक लकड़ी का मकान होता है। लकड़ी के मकान के ढहने की वजह से निजामुद्दीन औलिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन में कभी नहीं चाहते थे कि मुझे दिल्ली नसीब हो। तब ये क्या करता है कि मृत्यु के बाद उनका जो मकबरा है ना, वो कहां बनवाता है? वो मकबरा दिल्ली में बनवाता है। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन? गाजी मलिक कहां बनवाता है? दिल्ली में बनवाता है। मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में क्या बनवाते हैं? मकबरा बनवाते हैं। और बच्चों अगला कोइंसिडेंट देखिए। अगला कोइंसिडेंट ये होगा कि इसी साल इसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गाजी मलिक। और गाजी मलिक की हो जाएगी और गाजी मलिक का फिर जो मकबरा बनेगा वो तुगलकाबाद में बनेगा। अच्छा, गाजी मलिक का जो पुत्र है बच्चों, उस पुत्र का नाम क्या है? तो उस पुत्र का नाम है जूना खां। क्या नाम है? जूना खां। जूना खां ही बच्चों बाद में जाके दिल्ली सल्तनत में क्या कहलाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहलाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या है बच्चों? जूना खां नाम। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है बच्चों 26 साल शासन करता है। ये 1325 से 1351 इकाई तक शासन करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक।
और ये इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। इसके पहले का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिएगा। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, सुनिए, सबसे पहले तो इसका उपनाम जूना खां रहता है। क्या रहता है? जूना खां। बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान राजा रहता है, सबसे दूरगामी राजा रहता है, सबसे योग्य राजा रहता है, लेकिन उसकी किस्मत और उसका भाग्य उतना ही खराब रहता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपने जीवन में जितनी रणनीतियां बनाई, हर रणनीतियां उसके मतलब हर रणनीतियों में वो फेल रहा। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में जितनी भी रणनीतियां बनाई, सभी रणनीतियों में कौन? मोहम्मद बिन तुगलक फेल रहा। उसका भाग्य उसके साथ नहीं रहा। तो उसने क्या क्या रणनीतियां बनाई, उसको देखिए समझते हैं। रणनीतियों में फेल होने की वजह से उसे अलग अलग चीज कहा जाता है। उसे उलग खां, पागल सुल्तान, अभागा आदर्शवादी कहते हैं। देखिएगा इसके और क्या क्या कहते हैं। तो उलग खां, पागल सुल्तान, अभागा आदर्शवादी, ये तीन चीज कही जाती है उसके बारे में। ये तीन नाम और ऊपर से जूना खां। क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा है जिसे अभागा आदर्शवादी कहा जाता है, या उलग खां कहा जाता है, या पागल सुल्तान कहा जाता है? उस राजा का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है बच्चों, अब इसकी बुद्धि ऐसे देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है तो ये अपनी राजधानी दिल्ली नहीं रखता है, ये राजधानी दिल्ली को कैंसिल करता है और ये राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके राजधानी रखता है दौलताबाद को। किसको रखता है? दौलताबाद को। ये दौलताबाद कौन है बच्चों? तो इसको समझते हैं। आप याद कीजिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की तरफ अभियान करता है तो पहला अभियान कौन सा होता है? देवगिरी का अभियान। और देवगिरी का अभियान एक बार अभियान नहीं होता, 3 बार अभियान होता है। एक अभियान होता है 1295 में, एक अभियान कब होता है? 1306-7 के आसपास, और एक अभियान कब होता है? 1314 के आसपास। यानी 3 बार अभियान करता है। कहां? देवगिरी में। देवगिरी में बच्चों जब आप उसका एक्सपेंशन देखोगे, राज्य का देखोगे, पूरा राज्य का, अगर दिल्ली सल्तनत का पूरा राज्य इतना बड़ा है तो बीचों बीच रहता है कौन? दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक को सोचता है कि अगर मैं राजधानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद अगर ट्रांसफर कर दूंगा तो मैं पूरे केंद्र में आ जाऊंगा। तो समझिएगा कैसे दौलताबाद रहता है। इस दौलताबाद का पहले जो नाम रहता है बच्चों, वो देवगिरी रहता है। क्या रहता है? देवगिरी रहता है। देवगिरी रहता है। और देवगिरी कोई बाद में जाके देवगिरी का नाम का परिवर्तित किया जाता है। जो नाम परिवर्तित करता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबाबाद रखता है। अरे मुबारक खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, इसका नाम पहले क्या रखता है? कुतुबाबाद। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, देवगिरी का अभियान किया, तो ठीक है, देवगिरी का 3 अभियान हुआ। इसके बाद देवगिरी का नाम क्या रख दिया गया है? कुतुबाबाद रख दिया गया है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा बच्चों, जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा तो क्या नाम रख देगा? दौलताबाद रख देगा। और राजधानी किसको बनाएगा? दौलताबाद को बनाएगा। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या फायदा होने वाला है। एक ही चार्ट बताऊंगा, चार्ट में सब समझ में आ जाएगा। राजधानी क्या हो गई? दौलताबाद हो गई। ठीक है बच्चों, इसके टाइम में 2 विद्वान याद रखना है, एक देसी विद्वान और एक विदेशी विद्वान। में देसी में 2, जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना है? जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या नाम बताया था? अमीर खुसरो बताया था। अमीर खुसरो बताया था ना, जिसमें बताया ना कि छाप तिलक सब छीन ली तो उसे नैना में लइके। ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, जिसको अभी आज गाने के फॉर्म में गाया जाता है ना। तो विद्वान जो है वो विद्वान जियाउद्दीन बर्नी है बच्चों। और जियाउद्दीन बर्नी जो है कायदे से सबसे ज्यादा लिखता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो इसके जस्ट बाद वाला राजा है। तारीखे फिरोज शाही क्या लिखता है? तारीखे फिरोज शाही लिखता है कौन? जियाउद्दीन बर्नी। और इसी तरीके से एक और लिखता है फतवा ए जहांदारी। तो दोनों 2 चीज याद रखना बच्चों, जियाउद्दीन बर्नी
जियाउद्दीन बर्नी। दो रचनाएं हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। देखो बच्चों, बात यह है कि मैं आपको बीच बीच में किताबें बताते चल रहा हूं, लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि किताबों की सूची दूंगा आपको, एक बार मैं बोलूंगा रट के आओ, और वो मैं ऑलरेडी सल्तनत के बीच बीच में बताते चल रहा हूं। तारीख ए फिरोज शाही, एक किताब का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, और दूसरी पुस्तक का नाम है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, दो किताब। बच्चों इसी दौरान एक और देसी आदमी रहता है जिसका नाम रहता है बद्रे चाल। क्या नाम रहता है? बद्र चाल या बद्र ए चाल। उस शाहनामा और दीवाने चाच लिखता है वो। दो चीजें लिखता है, एक लिखता है शाहनामा। क्या लिखता है? शाहनामा। और एक लिखता है दीवाने चाच। और जो अगला बताऊंगा वो आपको पता है, याद रहेगा। अगला जो विद्वान है बच्चों, वो विदेशी विद्वान है जिसका नाम है, जो कि मोरक्को से आता है। मोरक्को अर्थात अफ्रीका से आता है। मैं बताया था ना, कल बताया था। कौन? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। याद रखने का तरीका, डेढ़ इसकी मूवी का सॉन्ग है ना, बगल में जूता, तो ऐसे याद रखना, इब्न बतूता। ठीक है, याद रखना इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक ऐसा, इब्न बतूता को वो दिल्ली में एक स्पेशल पद देता है। किसको? इब्न बतूता को। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता एक किताब लिखता है बच्चों, इस किताब का नाम है रेहला। क्या लिखता है? रेहला किताब लिखता है। और इस रेहला किताब में बच्चों क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा चीज का वर्णन इसमें रहता है, रेहला की किताब में। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में सबसे सही जानकारी मिलती है तो किसी मिलती है? इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए रेहला पुस्तक में। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी किताब लिखी? तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। और ये कौन सी? बद्रे चाल, शाहनामा और दीवाने चाच। याद रहेगा, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। तुम लोगों का पूरा तैयारी हो गया कांस्टेबल वालों? तुम लोग की चीजों पर रिसर्च मैंने किया है, कल मैंने बहुत रिसर्च किया कि तुम लोगों को कैसे तैयार करना है। देखो 25 के 25 का सिलेक्शन चाहिए और इजी एग्जाम होता है बहुत, मतलब यहां निकल सकता है। देखो 6000 पद हैं, 6000 पद हैं पहली बात तो, ठीक है। और बिल्कुल भी आप इस दोहमत में मत रहिएगा जिनका फिजिकल अच्छा है। कुछ लोगों का फिजिकल अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो वो रिटर्न में बिल्कुल कमजोरी नहीं करेंगे। और जिनका जैसे तुम्हारा फिजिकल में मार्क्स कम है ना, मेरे ख्याल से 65 के आसपास, तो खास करके जिनका मार्क्स कम है वो और थोड़ा एफर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कम से कम गिरी से गिरी हालत में 10,000 क्वेश्चन और 400 पन्ना याद करना है। 400 पन्ना क्या याद करना है वो मैंने डिसाइड कर लिया, सबको जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर लिया। और वो वन लाइनर रहेगा, 400 पन्ना जो रहेगा वो वन लाइनर रहेगा। और तुम्हारा जब बैच जब स्टार्ट होगा अभी अलग होगा थोड़ा सा। अच्छा, आप शाम को तो आने लगे हो, है ना। एक नए फैकल्टी आपको पढ़ा ही रहे हैं, रविशंकर सर, है ना। वो और मैं मिल के तुमको पूरे जून रटाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी 15 जून के बाद। 15 जून तक कुछ और चलेगा, अभी कंप्लीट करेंगे। तो जो सेगमेंट होगा वो ऐसा होगा कि हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा। यहाँ क्लास तो लगेगी, तुम लोगों की क्लास अलग होकर रटने वाला प्रक्रिया चालू होगा। उसमें हम पढ़ाएंगे कुछ नहीं, तुम एक्सपेक्ट मत करना कि हम कुछ को पढ़ाएंगे, नहीं। तुमको टास्क देंगे 5 पन्ना याद करके आना, 5 पन्ना याद करके आओगे, पूछेंगे नहीं पूछोगे पिटोगे।
सीधा हिसाब याद करके आना है। सीधा 5-5 पन्ने का डेली टारगेट रहेगा, है ना। 5 अट्ठे 40, 80 दिन में 400 पेज रट्टा एकदम। और साथ में यहां रटोगे और जितने पेज तुम रटोगे उतने पेज का ऑब्जेक्टिव तुमको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, तुम फटाफट सॉल्व करते जाओ। समझ गए, है ना। और इन सब के बाद एक ब्रह्मास्त्र रहेगा जो 150 पेज या 120 पेज का रहेगा, जिसमें पूरा जीएस रहेगा। ये मैं अपने सेगमेंट की जिम्मेदारी बता रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ के सेगमेंट को लेके जो भी चीज होगा आप अंकित सर से आप अपनी डिमांड कर दीजिएगा। मैं जीएस की डिमांड बता रहा हूं कि जीएस की डिमांड ऐसे फुलफिल करूंगा, ऐसा मैंने सोच रखा है। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। देखो ऐसा है ना कि जब हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में 30 में 27 रिजल्ट दिए हैं, जहां बच्चे आपसे बहुत कमजोर आते हैं, ठीक है, वहां हमने इतना रिजल्ट दिया है, तो मेरे को तो यहां कोई मतलब ही नहीं है आपसे। आपको दर्द हो रहा है, आपके घर में क्या समस्या, कोई मतलब नहीं है भैया। 15 जून से लेके 15 सितंबर तक आप हमारे हो, आप हमारे हिसाब से चलोगे। समझ गया ना। 15 जून तक रिलैक्स होकर जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, लेकिन उसके बाद पैटर्न बदलेगा और ये कांस्टेबल निकालेंगे और जस्ट अगला टारगेट एसआई प्रीलिम्स रहेगा। जब भी आए, है ना। मेन कांस्टेबल आपकी आजीविका है, एसआई आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी लाइफ देगा, है ना। और जैसे वो चीज अगर एक बार एसआई का मुकाम मतलब एक बार मेंस हो जाता है और फिजिकल आप लोग करते रहोगे जब, तब हम टारगेट करेंगे सीजीपीएससी मेंस। समझे क्या। प्री निकाल लिया आपने, सीजीएसआई का मेंस निकाल लिया, तो आप एक टाइम फिजिकल करोगे, एक टाइम फिर भी मैं क्लास नहीं छोड़वाऊंगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप लोगों में से अगर पीएससी निकल जाए तो बहुत, आप नहीं समझते हो ना, पीएससी निकलना अपने में बहुत बड़ा चीज होता है। आप जहां से फिजिकल करके आए हो ना, उस एकेडमी को स्पॉन्सर कर सकते हो, बेचारा आपकी तरह हजारों लोगों का और भला हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की कंडीशन को। बेसिक बातें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ना, ये सिर्फ बेसिक बातें थी। अब मोहम्मद क्या बेसिक बात है, उसका नाम उपनाम क्या है, जुआ खां, उसका क्या बोलते हैं, उलग खां बोलते हैं, पागल सुल्तान बोलते हैं, अभागा आदर्शवादी कहते हैं। उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, दिल्ली से राजधानी कहां शिफ्ट किया, दौलताबाद किया। लेकिन दिल्ली के जो जनता रहेगी उससे बहुत ज्यादा असहमत हो जाएगी, तो वापस से इसको अपनी राजधानी कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम ये समझेंगे कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद क्यों ले गया, उसके 3-4 कारण थे। राजधानी कहां बनाया, दौलताबाद में। विद्वान कौन था, एक जियाउद्दीन बर्नी था और एक बद्रेचाल था। बद्रेचाल ने शाहनामा और दीवाने चाच बनाया और जियाउद्दीन बर्नी ने 2 किताबें लिखी, तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी। ठीक है। विदेशी व्यक्ति कौन था, इब्न बतूता, जो कि कहां से आया था बच्चों, मोरक्को से आया था। कहां से आया था, मोरक्को से। और बच्चों इसी इब्न बतूता को चीन भेजा जाता है। चीन भेजेगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक चीन भेजेगा। तो चीन दूत बनाकर भेजता है किसको, इब्न बतूता को। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, आगे का सेगमेंट थोड़ा देखते हैं। उनतीस बार आक्रमण किया है मंगोलों ने, किसके शासनकाल में, गाजी मलिक के शासनकाल में। गाजी मलिक, इसके जस्ट पहले वाला जो शासन करता गाजी मलिक। अब मंगोलों को पूरी तरीके से धोने का काम कौन करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो उसको यह पता था कि दिल्ली यहां है और मंगोलों को आसानी से दिल्ली एक्सेस हो जाती है, तो उसने सोचा कि क्यों ना दिल्ली को यहां से करके यहां ट्रांसफर कर देते। ठीक है। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा अभियान चलाया था, दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था मलिक काफूर की मदद से। तो दरअसल बच्चों बात ऐसी थी कि जो उस समय का पूरा एरिया था वो कुछ इस तरीके का था, जहां पे दिल्ली सल्तनत का राजा शासन कर रहा था, कुछ इस तरीके से शासन कर रहा था। दिख रहा है सामने, है ना। अब उसने क्या किया कि क्यों ना भाई ऐसा किया जाए कि बीच में यहां कहीं दौलताबाद है तो यहां पे राजधानी बनाई जाए। तो क्या वो गलत था, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। चूंकि उसे पता था, ध्यान से सुनेगा, तो राजधानी परिवर्तन का एक कारण समझ गया क्या, पहला कि मंगोल आक्रमण से बचना,
मंगोल आक्रमण से बचना, पहली चीज। दूसरा बच्चों, मंगोल आक्रमण से बचना किसका उद्देश्य था? इसका मोहम्मद बिन तुगलक का। दूसरा यह था कि शासन को केंद्र से संचालित करना, केंद्र से संचालित करना। तीसरा उद्देश्य, मोहम्मद बिन तुगलक अच्छी तरीके से जानता था कि अगर राजधानी दिल्ली से दौलताबाद आएगी और नीचे इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं हुआ है तो धीरे से क्या होगा, इस्लाम नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। तो उसका तीसरा उद्देश्य था कि इससे में क्या होगा, इस्लाम का दक्षिण भारत में प्रसार होगा। तुलना करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में। अलाउद्दीन खिलजी क्यों सफल है और अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा ज्यादा सही क्यों हो जाता है? तो देखो, सोच के आधार पे मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा अच्छा सोचा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के आधार पे अलाउद्दीन खिलजी ने ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी को यह पता था कि मैं ऊपर के क्षेत्र को अगर स्थायी रूप से रखना चाहता हूं, मेरे पास लगातार अमीरों का प्रेशर है ना, फिर जमींदारों का प्रेशर है, ये कभी भी मुझे सुल्तान की गद्दी से हटा सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी कभी भी इस पार्ट में कंसंट्रेशन को भंग ना करके दक्षिण की तरफ नहीं गया। दक्षिण में उसने एक काबिल व्यक्ति को पकड़ा, मलिक काफूर को, और मलिक काफूर को बोला कि तुम नीचे की तरफ जाओ। तो फिर देवगिरी का अभियान, तेलंगाना का अभियान, फिर इसके बाद द्वार समुद्रम का अभियान और फिर इसके बाद मदुरई का अभियान, ये 4 अभियान कौन करता है? मलिक काफूर करता है। और 4 अभियान में मलिक काफूर सफल होता है और मलिक काफूर को बहुत सारा पैसा भी मिलता है। यही होता है। और क्या दिल्ली सल्तनत को पैसा नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। इस मलिक काफूर के इस अभियान की वजह से जितने भी टैक्स रहते हैं सब किसको मिलते हैं? दिल्ली सल्तनत को मिलते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ये सोचता है कि अगर मैं ऐसे चलूंगा तो कंट्रोल मेरा नहीं रहेगा, तो अब स्थिति को और सुदृढ़ किया जाए और कंट्रोल अगर नीचे करना है तो राजधानी बीचों बीच बनानी चाहिए, ताकि तब नीचे के तो दक्षिण भारत के राज्यों में स्पेशल नियंत्रण हेतु। सीधे नियंत्रण हेतु। अच्छा, ऐसा करेगा तो क्या होगा? उसको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये बच्चों, ये हुआ एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मतलब ये जो मुद्दा था, ये किस मुद्दे को लेके था? राजधानी परिवर्तन के पीछे का लॉजिक। बच्चों, क्योंकि उसको पता था कि अगर मुझे अच्छे तरीके से शासन करना है तो मुझे पैसे चाहिए, और उसको पता था कि उसके पिता ने उदारवादी नीति को अपनाया है और टैक्सेस को पूरा कम कर दिया था। अभी तो बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया वो चीज किसने नहीं किया? गाजी मलिक ने नहीं किया। अब गाजी मलिक ने जो चीज किया है उस चीज को फिर कौन समेटेगा? उसका बेटा समेटेगा। अक्सर इसको बच्चों हम आज मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न के पॉलिटिक्स से जोड़ के समझते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है, कोई पॉलिसीज बनाती है, तो याद रखिएगा उसका इंप्लीमेंटेशन जब गवर्नमेंट करती है तो उस चीज का रिजल्ट आउटकम आने में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अक्सर ऐसा होता है। और याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट आती है, तो जब जाती है तो क्या होता है? गवर्नमेंट बहुत सारे कर्जे ले लेती है। इलेक्शन के दौरान बहुत सारा क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए कर्जे लेती है। जब वो कर्जे ले लेती है तो, और जब दूसरी सरकार आती है तो दूसरी सरकार को पहली सरकार के किए गए कुकर्म का भुगतान करना पड़ता है अगले 2 से 3 साल तक। तब जाके फिर वो आगे चीजें हो पाती हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहां से सीखने को मिलता है। गाजी मलिक ने जो चीज किया उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मोहम्मद बिन तुगलक पे पड़ेगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक को इसी वजह से क्या करना पड़ेगा? दोआब कर पे वृद्धि करनी पड़ेगी। दोआब कर का मतलब होता है बच्चों भूमि कर। तो इसलिए क्या करेगा बच्चों? भूमि कर में वृद्धि कर देगा। अब समझिएगा, देखिएगा क्या हो बच्चों। जैसे ये भूमि कर में वृद्धि करेगा ना, भूमि कर 50% तक बढ़ा देगा। मतलब एक किसान जितना अनाज उगाता है उस अनाज का 50% पैसा कहां देखेगा? राज्य को देगा। बाकी बचा 50% ही अपने पास रखेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। पहले क्या था? 1/10, 1/12, कितना? बहुत 10 टाइम। 10% से सीधा कितना परसेंट हो जा रहा है? 50% हो जा रहा है, यानी 40 टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक है।
तो ऐसे समझिएगा, इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। कौन? कृषक वर्ग। तो कृषक समुदाय असंतुष्ट होता है, कृषक समुदाय क्या करता है, इसका विरोध करता है। बच्चों साथ ही साथ एक चीज और समझना होगा, समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि यहीं पे जब वो ऐसा चीज इंप्लीमेंट करता है तो अकाल पड़ जाता है, और ये अकाल 3 से 4 साल पड़ता है, जिसकी वजह से 50% का टैक्स अप्लाई करने के बावजूद उसको उतना मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो अंतिम में चूंकि अकाल पड़ गया, चीजें खराब हो गई है, इसलिए अंतिम में हार के उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स वापस लेना पड़ता है। टैक्स को क्या करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दो चीज बताया मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, ये दो चीज। तीसरी चीज बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बच्चों, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। और अगर इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में दिल्ली से यहां पे ईरान है बच्चों, खुरासन क्षेत्र, ये क्षेत्र एक क्षेत्र का नाम क्या है, खुरासन नाम है, और एक क्षेत्र का नाम है कराचिल। तो समझिएगा, खुरासान और एक क्षेत्र का नाम है कराचिल। बच्चों देखो, बात यह है कि दोनों महत्वाकांक्षी राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी और ये भी। अब खुरासान क्या है, ईरान का क्षेत्र है, और जिसने ईरान पर कब्जा किया उसने ईरान की सभ्यता पर कब्जा कर लिया, और जिसने ईरान की सभ्यता पर कब्जा कर लिया कहीं ना कहीं मध्य एशिया की तरफ उसका कंट्रोल बढ़ता गया। क्योंकि ये कैसा था, एक अपने आप को कुशल शासक समझता था, तो इसने क्या किया, खुरासान क्षेत्र में आक्रमण करने का प्लान किया। अब देखो, प्लान किया है ये, बस ये सिर्फ प्लान किया, और इसके लिए उसने क्या की, सैन्य सेना तैयार की। तो इसने सैनिक वर्ग तैयार किए, और बच्चों सैनिक वर्ग तैयार किए वो तो ठीक है, उनको एडवांस में पेमेंट दे दी, यानी अग्रिम वेतन दे दिए। अब आपको पैसा आगे से मिलेगा, आप पैसा बचाओगे जेब में, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? उड़ा दिए, सेना वाले जो थे वो पैसा उड़ा दिए। और दूसरा मुद्दा ये हुआ कि किसी मुद्दे की वजह से उसको ईरान वर्सेस हिंदुस्तान के बीच समझौता करना पड़ा। तो जो उसकी योजना थी वो पूरी तरीके से विफल हो गई, और उसके पैसे भी बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट दे दी थी सेनाओं। अगला कराचिल में बच्चों ईरान के पास का क्षेत्र है, जो कि पर्वतीय और जंगली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय और जंगली। तो ये अपने सैनिकों को कराचिल क्षेत्र में ले जाता है। अब देखो, इसमें उसके सेनापति कितने ईमानदार रहे होंगे। चलो गए जंगल में, आराम किए, हो सकता है 2-3 साल आराम किए, वापस आ गए, साहब हम तो भटक गए थे। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि सैनिक गए वहां और बोले कि जंगल में भटक गए और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, जिससे वो कराचिल क्षेत्र को जीत नहीं पाया। अच्छा, इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि अगर देखो बच्चों, ये एक बहुत जीवन की सीख है। अगर सच में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने औहंदे को कम करना होगा, समझो। तो अगर जीवन में सच में बड़ा व्यापार करना चाहते हो, अगर अंबानी की तरह कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने औहंदे को कम करना होगा, अपने घमंड को कम करना होगा, अपने एक्सपर्टीज पे बिलीव करना होगा, और तुमको अच्छे प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए सक्सेस रहा क्योंकि उसने अच्छे प्लेयर तैयार किए। उसने किसको तैयार किया? नुसरत खां को तैयार किया। उसने किसको तैयार किया? उलूग खां को तैयार किया। उसने किसको तैयार किया? मलिक काफूर को तैयार किया, है ना। उसने मुल्क आजमी को तैयार किया। तो उसने 4 बड़े अच्छे प्रशासक को तैयार किए। इसलिए कभी भी अगर अच्छा व्यापार करना तो आपको स्किल्ड व्यक्ति हायर करने पड़ेगा, और स्किल्ड व्यक्ति को ट्रेन करना पड़ेगा, और उस पर बिलीव करना पड़ेगा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया। या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तो स्किल्ड आदमी को, सेनापतियों को नहीं बना पाए, जिसकी वजह से उसका यह अभियान क्या रहा? असफल रहा। तो क्या होगा? अंतिम में इस मामले में हार गया। बच्चों, अब दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुद्राओं के चलन को लेके 2 राजाओं ने काम किया है ना, जिसमें सबसे
दो राजाओं ने काम किया है। इल्तुतमिश का नाम आपने सुना है, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। दूसरा राजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने ये चीज चलाया। तो इस क्या हुआ बच्चों, जब ये चांदी और तांबे के सिक्के लॉन्च किया ना, देखिएगा, चांदी और तांबे के सिक्के चलाया, जब ये चलाया तब विश्व में चांदी की कमी हो गई, उनका प्रोडक्शन कम हो गया। तो विश्व में क्या हुआ? चांदी की कमी हो गई। तो क्या किया गया? चांदी और तांबे को मिक्स करके चीजों को मेंटेन किया गया, चांदी की खपत कम हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक से एग्जांपल, अभी प्रेजेंट एग्जांपल बताता हूं इकोनॉमिक्स का, आप समझिएगा। क्या है बच्चों, एक 5 रुपए का सिक्का आता था। वो सिक्का कुछ इस तरीके से होता। आपको पता है ये सिक्का इस तरीके से कैसे होता? पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे था सिक्का। पहले सिक्का सिर्फ ऐसे होता था। हुआ क्या बच्चों, बांग्लादेशियों ने इन सिक्कों को भारत से कलेक्ट किया और सिक्कों को पूरा गला देते थे। सिक्का गल गया, सिक्के को गलने के बाद उसके बहुत सारी प्लेट्स बना लिए, और प्लेट्स बनाने का उसको कट के उसको ब्लेड में बना लिए। जो 5 रुपए के सिक्के में वो 10 रुपए की ब्लेड बना लेते थे। तो भारत से क्या करते थे, पूरा 5 रुपए का सिक्का कहां ले जाते थे? बांग्लादेश, और उसको पूरा मेल्ट करके उसको क्या बना देते थे? ब्लेड बना के उसको भारत के मार्केट में 10 रुपए में बेच देते थे। ये चीज आरबीआई को पता चली, तब आरबीआई ने मिक्स मेटल्स का प्रयोग किया, और उसने बाहर के साइड कुछ और मेटल लगा और अंदर के साइड कुछ और मेटल लगा। इसमें दो चीजों का कॉन्सेप्ट काम करता है बच्चों, एक होता है एक्सक्लूसिव वैल्यू, एक होता है इंट्रूसिव वैल्यू। आपको क्या लगता है 1 रुपए का सिक्के का वैल्यू 1 रुपए का होता है? हाँ बिल्कुल होता है। 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए का खर्चा है, इसलिए वो 1 रुपए का है। समझ गए? इंट्रूसिव वैल्यू, जब इंट्रूसिव वैल्यू उसकी एक्सक्लूसिव वैल्यू से ज्यादा हो जाए, मतलब अंदर का पैसा, अंदर जो उसको बनाने का कॉस्ट है, अगर उसके एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो लॉस होता है। तो सरकार ने कुछ ऐसा किया कि बाहर जो दिख रहा है पैसा उससे कमी का धातु प्रयोग हो। यही सेम चीज को आप यहां समझो। चांदी की कमी हो गई, क्या करेगा राजा? चांदी में तांबा मिला के करेगा। तो लोगों को यह प्रेरणा मिल गई कि राजा मिश्र धातु का प्रयोग कर रहा है, तो लोगों ने घर में टकसाल खोल दिए, और बहुत आसान हो गया कि तांबे के सिक्के बनाना आसान था। लोगों ने घर में टकसाल खोल के तांबे के जाली सिक्के बनाए। जाली सिक्के बनाए तो पूरे बाजार में क्या हो गई, जो मुद्रा प्रणाली थी उसकी, बाजार में मुद्रा प्रणाली थी जो बच्चों, वो असफल रही, असफल हो गई। तो 4 चीजें हैं, देखो 1, 2, 3 और 4। ये चारों चीजों में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ, मतलब अपनी रणनीतियों में विफल रहा। इसी वजह से एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं जिनका नाम है बदायूं। बदायूं कहते हैं कि राजा को प्रजा से, और प्रजा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा, कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहते हैं। राजा बोले तो सुल्तान, कायदे से सुल्तान शब्द का प्रयोग किया है। इस तरीके से बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक समाप्त होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के एक आध दो बच्चों उसकी किताबें हैं, और एक आध दो स्थापत्य हैं जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। एक बार देख लीजिए